दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम डीलेट विषय के प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास में जीवों के अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले इस चैप्टर की जो पहली क्लास थी उसमें हमने इसके अनुकूलन के प्रकार बताए थे, लेकिन इस क्लास में हम अनुकूलन के जो प्रकार हैं उनका विस्तृत वर्णन करेंगे। इससे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो वो ये पंक्ति ऐसे है कि बीता अवसर क्या आएगा, बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। जब मरना था तब मैं मर न सका, जीवन में मैं कुछ कर न सका। यानी कि जब अभी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये समय जो निकल जाएगा, जब आप परीक्षा में बैठेंगे वहाँ आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप पछताएंगे और आप अन्य लोगों से पीछे हो जाएंगे। चलो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं अनुकूलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने जलीय अनुकूलन, वातावरणीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं? एक मिनट। जलीय अनुकूलन किसे कहते हैं? जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर, जो जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें गलफड़े कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता करता है, जैसे कि मछली। ये मछली, इसका देखिए आप शरीर धारा रेखित है। और ऑक्टोपस, ये भी आपने देखा होगा समुद्र के किनारे पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। अब हम पढ़ेंगे कि इसी जलीय अनुकूलन में हम जलीय पौधों के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने जीवों के बारे में पढ़ लिया। अब कुछ पौधे भी होते हैं जो जलीय अनुकूलन में रहते हैं। जलीय पौधों का जो शरीर होता है, जो जलीय पौधे होते हैं उनका जो शरीर होता है वो कोमल होता है। उनका जो शरीर होता है वो कोमल व कमजोर होता है, क्योंकि इन पौधों के सभी भाग पर मृदु ऊतक की अधिकता पाई जाती है। हैजलीय पौधों के सभी भाग पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है, जो इनको सड़ने से बचाती है। इनकी पत्तियां पतली व कटी फटी होती हैं। इनमें रंध्र का अभाव होता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं ये कटी फटी होती हैं एवं उनमें रंध्र का अभाव होता है। अब जैसे सिंघाड़ा, ये एक मिनट। सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला, जलकुंभी आदि। जैसे ये सिंघाड़ा ये हो गए। और ये जितने भी हैं ये सभी जलीय अनुकूलन में रहते हैं। ये देखो, आप देख लीजिए तालाब में आपने देखा होगा, गाँव में या फिर शहर के बाहर भी जो नदियाँ होती हैं, ये हैं जलकुंभी।
ये कमल नहीं है, जलकुंभी है। तो आप लोग जान गए कि जलीय अनुकूलन में जलीय पौधे कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि वायवीय अनुकूलन में, एक मिनट, वायवीय अनुकूलन में कौन कौन से पक्षी निवास करते हैं। जैसे कि पक्षियों का शरीर जो होता है वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनका जो शरीर होता है पक्षियों का, ये वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार होता है तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायता करते हैं। जैसे कि ये है तोता हो गया, कबूतर हो गया। ये इनके जो अस्थियां होती हैं वो खोखली होती हैं एवं वायु से भरी होती हैं, खोखली होती हैं और वायु से भरी होती हैं, जिनसे इनका जो शरीर होता है वह हल्का होता है। ज़्यादा मतलब भारी नहीं होता इनका शरीर। इनका शरीर हल्का होता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखती है। इनके जो फेफड़ों में होता है उसमें वायु कोषों में हवा भर जाती है जो शरीर को हल्का कर देती है। इस तरह से ये विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है। ऐसा जो रूपांतरण होता है वो सिर्फ पक्षियों में होता है। जैसे कि तोता हो गया, कबूतर हो गया, गौरैया हो गए, ये हो गई गौरैया, ये हो गया कबूतर, ये तोता। इनका जो शरीर होता है वो बहुत हल्का होता है। फेफड़ों में जो जुड़े वायु कोषों में हवा भर जाती है और जिसकी सहायता से ये उड़ते हैं। पूछ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में भी पूछ सकता है कि ये जो पक्षी होते हैं किस वातावरण के अनुकूल होते हैं और ये क्यों उड़ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कीटों के बारे में भी, क्योंकि कीट जो होते हैं वो भी तो उड़ लेते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। कीटों को ध्यान से देखें तो उनका शरीर जो होता है छोटा होता है। कीटों को अगर हम ध्यान से देखें तो उनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य कशेरुकी जंतु जैसे केचुआ हो गया, घोंघा हो गया की तुलना में हल्का भी होता है। और जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला देते हैं। इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी के कारण इनका शरीर हल्का होता है। कि इनका जो शरीर होता है इसलिए हल्का होता है क्योंकि इनके शरीर में श्वास रंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी के कारण इनका जो शरीर हो जाता है वो हल्का हो जाता है और ये उड़ सकते हैं। जैसे कि तितली हो गई, ये तितली है, ये उड़ लेती है इसी के कारण। मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी है, ये सभी इसी के कारण उड़ पाती हैं। अब हम बात करेंगे कि स्थलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। स्थलीय अनुकूलन किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो स्थल पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं वह सभी जीव स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों के अंदर मनुष्य भी एक ऐसा जीव है जो स्थल पर निवास करता है। तो हम और आप किस अनुकूलन में आते हैं? स्थलीय अनुकूलन में आते हैं, क्योंकि हम लोग भी स्थल पर निवास करते हैं।
अब भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। अब एक नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्थलीय पौधे किसे कहते हैं। तो आप वहाँ पे आराम से सिंपल सा लिख के आ जाइए कि भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। एक नंबर आपका पक्का। जैसे कि बरगद हो गया, नीम हो गए। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय जंतु व पौधे जो होते हैं इनके गुण क्या होते हैं। जो मरुस्थलीय जंतुओं की जो त्वचा होती है खुरदुरी, अधिक बाल पाए जाते हैं। इनके जो पैर के लंबे व गद्देदार तलवे होते हैं, इनके जो तलवे होते हैं लंबे व गद्देदार होते हैं। रेगिस्तान जीवों के गुर्दे उनके मूत्र को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे शरीर से कम पानी उत्सर्जित होता है। इनके जो तलवे होते हैं पैरों के, वो गद्देदार होते हैं। जैसे कि ऊँट के पैर कैसे होते हैं? गद्देदार। और ऊँट को राजस्थान का जहाज कहा जाता है, सॉरी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसी के कारण कहा जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो यात्राएं होती हैं वहाँ ऊँट के माध्यम से होती हैं, इसीलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और उसके जो तलवे होते हैं वो उसको चलने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं, क्योंकि तलवे गद्देदार होते हैं। अब मरुस्थलीय पौधों के बारे में जानते हैं कि मरुस्थलीय पौधों में क्या गुण होते हैं। जो मरुस्थलीय पौधों का जो तना होता है मौसल, चपटा, हरा, स्पंजी होता है, जो भोजन बनाने के साथ साथ जल का भी संचय करता है। इनकी जो पत्तियां होती हैं कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि इन्हें जो होता है जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण इनकी जो पत्तियां हैं कांटों में बदल जाती हैं, जिससे वाष्पीकरण कम होता है और जड़तंत्र फैला होता है, अत्यधिक गहराई तक जाता है तथा पत्तियों में रंध्र गड्ढे में धसे होते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं इनके जो रंध्र होते हैं गड्ढे में धसे होते हैं, जैसे कि नागफनी हो गया, सतावर हो गया, घिकवार हो गया। पूछ सकता है कि मरुस्थलीय पौधों के 2 नाम बताइए, तो आप वहाँ पे नागफनी, सतावर लिख सकते हैं। ओके। अब हम बात करेंगे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं तथा पौधों के गुणों के बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु या पौधे होते हैं उनके गुणों के बारे में। वहाँ के जो जंतु होते हैं उनका जो रंग होता है सफ़ेद अथवा हल्का होता है। गर्मियों तथा पतझड़ में ये बहुत खाते हैं और ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं। सर्दियों में कई माह तक ये सोते रहते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है। यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र में जो जंतु होते हैं वो जो गर्मी या पतझड़ में बहुत ज़्यादा ऊर्जा एकत्र कर लेते हैं और तथा सर्दियों में सोते ही रहते हैं। अब वहाँ जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं कि वहाँ के जो पौधों के क्या गुण होते, क्या विशेषताएं होती। तो वहाँ के जो पौधे होते हैं लंबाई कम होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं इनकी लंबाई कम होती है। इनकी पत्तियाँ जो होती सुई की तरह नुकीली होती हैं, जो पानी की कम खपत करती हैं। इन पत्तियों पर कोमल परत होती है जो वाष्पीकरण से बचाती है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा रेगिस्तान में भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी भी पत्तियां पतली होती हैं और यहाँ भी पत्तियां पतली होती हैं और तथा चोनदार होती हैं, लेकिन इनकी परत जो होती है कोमल होती है। पौधों पर अनेक शाखाएं होती हैं। पौधे जो होते हैं उन पर अनेक शाखाएं होती हैं जो नीचे झुकी होती हैं।
ये बर्फ के भार से अन्य शाखाओं को बचाती हैं। जाहिर सी बात है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ठंडा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ जो होती बर्फ पड़ती है और उन्हीं बर्फों से ये शाखाएं उन्हें बचाती हैं, यानी कि उन्हें ढक कर रखती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कीट भक्षी कि कीट भक्षी किसे कहते हैं, कीट भक्षी पौधे किसे कहते हैं। इसमें से जो होता है क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पूछ लिया जाता है। जैसे कि कीट भक्षी में आपको नेप्थीस पिचर पौधा, घटपर्णी, ये नाम तो एक ही है, इसमें अलग अलग नाम से ये पूछ लिया जाता है। तो अगर हम आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं यही सब कुछ टेट और सुपर टेट में बीटीसी के 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर का सारा सिलेबस आपको टेट सीटेट में मिलेगा। तो आप बड़े ध्यान से पढ़िए यहाँ। ओके, लापरवाही बिल्कुल न कीजिए। कीट भक्षी ऐसे पौधे होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें अपना आहार बना लेते हैं, कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जैसा कि सपेरा बेन बजाता है तो सांप आ जाता है, ऐसे ही ये आकर्षित करते हैं। जैसे लड़के लड़कियों की ओर, लड़कियां लड़कों की ओर आकर्षित हो जाते हैं और फिर उन्हें ठीक उसी प्रकार यहाँ जो होता है, ये जो कीट भक्षी पौधे होते हैं ये भी ऐसे ही आकर्षित करते हैं और फिर फंसा लेते हैं और फिर इनका जीवन नष्ट हो जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पेड़ पौधे हैं जो है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही वो अपनी ऊर्जा या भोजन ही कह लीजिए, भोजन का निर्माण करते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग करके, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, ये सूर्य का जो प्रकाश है, इसका प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में बदल देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का ये प्रकाश है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भोजन में बदल देते हैं। भोजन में जब बदलते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ओके, और इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और कि इसी से मतलब 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, अब हम पढ़ेंगे इस अध्याय का जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे तो महत्वपूर्ण सब कुछ है, परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको पढ़ लेंगे तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आखिरी में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये जो हैं हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो लाए हैं इन्हें पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ओके, वैसे तो पढ़ना तो सब कुछ चाहिए क्योंकि यही सब आपके आगे काम आएगा, यही सब चीज़ें आपको शिक्षक बनाएंगी। आखिर आप लोग डीलेट कर क्यों रहे हैं शिक्षक बनने के लिए? अगर आप यहाँ सही से पढ़ेंगे तो आगे आपके शिक्षक बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। ओके, आप इसमें से पूछ सकता है उभयचर जंतु किसे कहते हैं। उभयचर यानी कि जो जल और पृथ्वी दोनों पर
निवास करते हैं, उन्हें उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये मगरमच्छ, कछुआ हो गया, ठीक। और पूछ सकता है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, तो इसका उत्तर है विषाणु, वायरस। क्योंकि ये जब सजीव सजीव के ऊपर होता है तो सजीव के लक्षण उत्पन्न करने लगता है, निर्जीव फिर जब होता है तो निर्जीव के लक्षण, तभी इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि मछलियों में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। मैंने पीछे ही पढ़ा है कि जो अनुकूलन अंग जो होते हैं, जो जलीय जंतु होते हैं, वो उनमें अनुकूलन के लिए धारारेखिन उनका शरीर होता है और पंख होते हैं, गलफड़े होते हैं, जो उनको जलीय अनुकूलन में रहने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। अब कीट भक्षी पौधों की विशेषताएं नाम लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया है 2017 में। और ये भी मैंने अभी पीछे ही पढ़ा है कि कीट भक्षी पौधे वो होते हैं जो दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती। जब ये दलदली भूमि में उगते हैं तो उनको नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा, घटपर्णी, यही सब अभी हम आपने पीछे पढ़ा है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि जलीय पौधों के तने एवं पत्तियों की विशेषताएं, ये भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक नज़र से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, कि जलीय पौधों के जो तने होते हैं अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायुकोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी होती है, जैसे जलकुंभी हो गया, कमल हो गया, कुमुदनी होगी। इनके पौधों की पत्तियाँ चिपटी होती हैं, सतह मोम जैसी होती है। यही सब आप लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के। ओके, अब ये हैं कुछ 2 नंबर में पूछे गए हैं प्रश्न हैं, ये आप लोग एक नज़र डाल लीजिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं तथा पौधों में अनुकूलन हेतु तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये सभी मैंने अभी आपने पीछे पढ़ा है, आप ये सब पढ़ लीजिए और यही सब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ये है जैसे मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां नुकीली क्यों होती हैं, और ये देखो कितनी बार आया क्वेश्चन, 2016 में भी आया, 19 में भी आया, आप इसे ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य साथियों को हमारे इस चैनल की वीडियो की लिंक भेज दीजिए, जिससे कि वो भी हमारे इस चैनल से जुड़ सकें और वो अपनी आने वाली परीक्षा में अच्छा बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।